आज का अपना विषय है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत जो उपागम है उसकी चर्चा अपन करेंगे। किसी भी विषय के सही अध्ययन और संचालन के लिए सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है। सिद्धांत वे साधन हैं जो हर कार्य और घटना से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों जैसे क्या है, क्यों है, कैसे हैं का कुछ न कुछ प्रत्युत्तर अवश्य प्रस्तुत करते हैं। ये कहा जा सकता है कि सिद्धांत केवल अध्ययन का साधन नहीं होते बल्कि नीति निर्माण में भी हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। और जिस प्रकार सिद्धांतों का निर्माण करने या सिद्धांतों तक पहुंचने के लिए एक मकान पे या एक घर पे पहुंचने के लिए रास्तों की जिस प्रकार से आवश्यकता होती है, इसी प्रकार ज्ञान की मंजिल पर पहुंचने के लिए, सिद्धांतों की मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्ते हैं। उन्हीं का नाम हम उपागम या दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। ये ज्ञान के वे पथ हैं जहां हम अपने उस पथ के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि उपागम क्या होते हैं या पद्धति क्या होती है या दृष्टिकोण क्या होते हैं। तो पारिभाषिक रूप से अपन कह सकते हैं कि उपागम मानकों का एक समूह है जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न एवं आधार सामग्री को लिया जाता है या छोड़ा जा सकता है। दृष्टिकोण या उपागम का कार्य विचाराधीन विषय की समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से आगे जाकर सिद्धांतों का रूप लेना होता है। सिद्धांत तर्क और तथ्य संगत अनुमान होते हैं जो किसी भी घटना, क्रम, वृत्तांत आदि के मूल कार्यों और कारण संबंधों की व्याख्या करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत जो उपागम हैं या पद्धति हैं उन्हें मोटे रूप से अपन 5 रूपों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम ऐतिहासिक उपागम, दूसरा यथार्थवादी और आदर्श उपागम, तीसरा समन्वयवादी उपागम, चौथा व्यवस्थावादी उपागम और नीति विज्ञान संबंधी उपागम। जहाँ तक ऐतिहासिक उपागम का प्रश्न है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना दृष्टिकोण या उपागम है और यह दृष्टिकोण इतिहास को एक ऐसी प्रयोगशाला मानता है जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण और परीक्षण होता है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं अतीत की परंपराओं और विचारों से काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। भूत से वर्तमान तथा वर्तमान से भविष्य ये विकास का क्रम रहा है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अनुसार नीतियों के संबंध में कोई निश्चित या स्थायी दिशा निर्देश संभव नहीं है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जो कूटनीति है, राजनयन है, ये इतिहास का अध्ययन है क्योंकि इसके आधार पर ही समस्याओं के उपयुक्त समाधान का प्रयास किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना और एक शक्तिशाली दृष्टिकोण है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण पक्ष प्रस्तुत करता है, फिर भी ये अपर्याप्त है। क्यों? क्योंकि इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई है जरूरी नहीं है कि वर्तमान में उसी प्रकार की घटना घटित हो, लेकिन इतिहास हमें वो पृष्ठभूमि उपलब्ध करवाता है, वो आधारभूमि उपलब्ध करवाता है जिसके आधार पर किसी घटना के ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लेकिन उसी आधार पर इसी प्रकार का पूर्वानुमान या भविष्यवाणी जो है वो नहीं की जा सकती। इसलिए ऐतिहासिक उपागम का उपयोग जो है वो परिपूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। दूसरा जो उपागम है जो BA पार्ट 3 के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है, सीधे शेष में से प्रश्न पूछा भी जाता है, और ये उपागम है यथार्थवादी और आदर्शवादी दृष्टिकोण या उपागम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में यथार्थवादी तथा आदर्शवादी दृष्टिकोण परस्पर विरोधी हैं, आपस में विरोध रखते हैं। जॉर्ज केनन और मॉर्गनथौ यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रवर्तक हैं। वहीं
वाटकिंस, लॉसवेल और डेविड स्टर्न ने भी यथार्थवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया है। वुड्रो विल्सन और बर्डेल रसेल ने आदर्शवादी दृष्टिकोण का प्रतिपालन किया था। आइए सबसे पहले देखें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या है। तो यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है वो अनुमान और तर्क पर आधारित है। यह दृष्टिकोण सुरक्षा और शक्ति के तत्वों पर विशेष बल देता है। इस प्रकार के विचार का आधार यह है कि व्यक्ति में ऐसा विश्वास होता है कि वे दूसरे लोग उसको नष्ट करने के लिए है, अतः उसकी सुरक्षा के लिए उसे दूसरों को मार डालने के लिए सजग और तत्पर रहना चाहिए। यथार्थवादी दृष्टिकोण ये मानकर चलता है कि विश्व के राष्ट्रों के बीच किसी न किसी रूप में संघर्ष है, कलह है, विवाद है, वैमनस्य है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समाज में शक्ति और प्रभाव की होड़ हमेशा बनी रहेगी। कूटनीति और राजनयन का प्रमुख कार्य यह है कि इस शक्ति संघर्ष पर किसी न किसी रूप में अंकुश लगाया जाए। शक्ति स्पर्धा पर लगाए जाने वाले अंकुश एक प्रकार का नया शक्ति संतुलन स्थापित करते हैं। यथार्थवाद शक्ति संघर्ष के स्थायित्व को स्वीकार करता है। इसका विश्वास है कि यह संसार परस्पर विरोधी हितों और संघर्षों का रंगमंच है जो आपस में टकराते रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न विरोधी स्वार्थों के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, संघर्ष को टालने का प्रयत्न किया जाए। जॉर्ज कैनन और हंस मॉर्गेनथौ दोनों का दृढ़ विश्वास है कि किसी भी नीति का आधार राष्ट्रीय हित होना चाहिए, परंतु जहां तक राष्ट्रीय हित और नैतिक सिद्धांतों के बीच संबंधों की प्रवृत्ति का प्रश्न है, दोनों ही विचारकों में भिन्न भिन्न मत है। कैनन के मत अनुसार हम केवल अपने ही हितों को ज्ञान और समझ सकते हैं तथा कोई भी समाज दूसरों के घरेलू समस्याओं और आवश्यकताओं का निर्णायक नहीं हो सकता। ये ठीक ही है कि एक और हम अपने राष्ट्रीय हितों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी विदेश नीति, विदेशी संबंधों के संचालन करें, दूसरी ओर उन नैतिक और आदर्श सिद्धांतों के अनुसरण की भी कोशिश करें जो हमारी सभ्यता में अंतर्निहित है। परंतु इस प्रकार के नैतिक सिद्धांत केवल हमारे अपने लिए भी वैध तथा मान्य हो सकते हैं, दूसरों के लिए नहीं। अतः हमें इन सिद्धांतों के दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जॉर्ज कैनन के इस विचारों के विपरीत हंस मॉर्गेनथौ ने राष्ट्रीय हित को ही सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की तथा ये विचार व्यक्त किया कि राष्ट्रीय हित नैतिकता के सिद्धांतों से ऊपर है। मॉर्गेनथौ के यथार्थवादी सिद्धांत का विवेचन हम अलग से करेंगे। यहाँ पर केवल इतना कहना ही काफ़ी है कि यथार्थवादियों में इस बात पर मत एकता नहीं है कि राष्ट्रीय हित को किस सीमा तक प्रमुखता दी जाए। हालांकि इस बात पर कोई मतभेद नहीं है कि विदेश नीति और वैदेशिक संबंधों का आधार राष्ट्रीय हित होना चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांत। यथार्थवादियों के ठीक विपरीत आदर्शवादी शक्ति का सिद्धांत है जो इतिहास तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अस्थायी पक्ष मानते हैं। उनका कहना है कि यथार्थवाद एक ऐसी अवधारणा है जो इतिहास की वास्तविक अर्थों को तोड़ती है, मरोड़ती है, भ्रष्ट करती है। आदर्शवाद समाज के क्रमिक विकास में विश्वास करता है। इस दृष्टिकोण का प्रारंभ 18वीं शताब्दी में हुआ था और यह फ्रेंच तथा अमेरिकी क्रांतियों के पीछे प्रेरणा का मुख्य स्रोत रहा है। इस विचारधारा का यानी आदर्शवादी विचारधारा का जो दृष्टिकोण के प्रथम जो समर्थक है वो कॉल्डरसेट है। 1795 में उन्होंने अपनी पुस्तक में एक ऐसी आदर्श व्यवस्था की कल्पना की थी जिसमें युद्ध, विषमता और अत्याचार की सर्वथा अभाव हो, विवेक, शिक्षा, विज्ञान के माध्यम से मानव का कल्याण की धारा बहे, सुख और शांति स्थापित हो। संक्षेप में आदर्शवाद भावी अंतर्राष्ट्रीय समाज की वह तस्वीर खींचता है जिसमें शक्ति, राजनीति, हिंसा, अनैतिकता आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। आदर्शवादियों का विचार है कि समुचित शिक्षा तथा प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से हम आज की अपेक्षा
एक अधिक अच्छे संसार का निर्माण कर सकते हैं। उनका तर्क है कि अतीत में जो राजनीतिक संघर्ष हुए हैं वे शक्ति या प्रभाव के लिए नहीं बल्कि परस्पर विरोधी आदर्शों के बीच होने वाले संघर्ष थे। कल्पनावादी आदर्शवादियों के सुझाव है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में पारस्परिक शक्ति नीति का परित्याग कर नैतिक सिद्धांतों को पालन किया जाए, लोकतंत्र विरोधी और सर्वाधिकारवादी शक्तियों के प्रभाव को समाप्त करने का हर संभव प्रयास हो, विश्व सरकार की स्थापना हो और शक्ति की राजनीति को जहां तक हो वहां समाप्त किया जाए। राजनीतिक यथार्थवाद और राजनीतिक आदर्शवाद में परस्पर विरोध का सबसे बड़ा कारण केंद्र बिंदु जो